हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अंजू मौर्य। और आज के लेक्चर में हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमने फर्टिलाइजेशन तक पढ़ लिया था और फर्टिलाइजेशन के बाद अब आपका क्लीवेज स्टार्ट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन कंप्लीट किया था, लेकिन कॉर्टिकल रिएक्शन छोड़ दिया था। ठीक है, मैंने कहा था कि मैं आपको अगले लेक्चर में कॉर्टिकल रिएक्शंस या फिर पॉलीस्पर्मी कैसे प्रिवेंट होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, पूरी की पूरी फर्टिलाइजेशन की हमने एक स्टेप आपको बता दिया था। फर्टिलाइजेशन स्टेप हमने आपको बता दिया था कि कैसे कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। उसमें सबसे पहले क्या चीज़ होता है, कैपेसिटेशन क्या है, कीमोटैक्सिज्म क्या है, ठीक है, एक्रोसोमल रिएक्शंस क्या है, स्पीसीज स्पेसिफिक रिएक्शंस, इन सब के बारे में बताया था मैंने। इसके अलावा एम्फीमिक्सिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ये सब तक हम लोग पढ़ चुके थे। जब मैंने सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर बनाया था, याद रखिएगा, जब मैंने सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर बनाया था तो मैंने कहा था कि यहाँ पे ये इसकी खुद की मेम्ब्रेन है। ओके, ये जो सेकेंडरी oocyte है उसकी खुद की मेम्ब्रेन को हम लोग ऊलेमा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊलेमा कहते हैं। क्या नाम देते हैं? ऊलेमा, या फिर विटलाइन मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं। इसके चारों तरफ मैंने कहा था कि एक प्राइमरी मेम्ब्रेन होती है, उस प्राइमरी मेम्ब्रेन को हम लोगों ने जोना पेलुसिडा कहा था। क्या कहा था? जोना पेलुसिडा कहा था। दिस इज द जोना पेलुसिडा। ठीक है, और अब मैं बस जोना पेलुसिडा की बात कर रही हूँ। ठीक है, देखिए, जोना पेलुसिडा इतनी इंपॉर्टेंट लेयर है। जो जोना पेलुसिडा होती है ना, वो बहुत सारी चीज़ों में रोल प्ले करती है। जैसे पॉलीस्पर्मी को रोकने का काम अभी मैं बताऊंगी। बहुत बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं। स्पीसीज स्पेसिफिक स्पेसिफाइसिटी के लिए होता है कि मतलब किसी और स्पीसीज का स्पर्म तो पेनिट्रेट नहीं कर रहा है ना। और बाकी अगर दूसरी चीज़ बताएं कि ये जो क्या हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी रोकने के लिए भी होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है? अगर प्रेगनेंसी अदर देन यूटरस लाइक फेलोपियन ट्यूब में, कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए, प्रेगनेंसी के बाद एक टेस्ट किया जाता है, एक्टोपिक टेस्ट, जो हम लोग क्या कहते हैं कि अभी देखेंगे, पढ़ेंगे। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना, जाइगोट का क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है। फेलोपियन ट्यूब में ही जाइगोट बना है, उसके बाद उसका क्लीवेज वहीं पे स्टार्ट हो जाता है। और क्लीवेज के बाद कभी कभी क्या होता है कि वो गलती से वहीं वहीं पे इम्प्लांटेशन हो जाता है। इसको हम लोग ट्यूबल प्रेगनेंसी या एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी कहते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब जोना पेलुसिडा लेवर में कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अदरवाइज जोना पेलुसिडा जो है वो उसको वहाँ पे नहीं होने देती, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रोकती है। वो जोना पेलुसिडा मोरुला ब्लास्टुला स्टेज ब्लास्टोसिस्ट तक इसी तरीके से पड़ा रहेगा। जब पूरा का पूरा ह्यूमन ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा तब तक ये लेयर प्रेजेंट होती है। बाद में जोना पेलुसिडा की लेयर डिसॉल्व होती है। ये हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या है। यहाँ पे जो जोना पेलुसिडा, इसके बहुत सारे फंक्शन है, इसको हम आगे देखेंगे। हमने कहा था जोना पेलुसिडा के ऊपर कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। इन स्पेसिफिक रिसेप्टर को हमने नाम दिया था, एक तो था ZP3 और दूसरा था नैग। ठीक है, दो तरीके के इस रिसेप्टर होते हैं जिसको हम ZP3 कहते हैं और नैग कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। एक्चुअली में ZP3 तो मेनली किसके लिए होता है? स्पीसीज स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए होता है ना, कि जो ZP3 और गाल्ट का एसोसिएशन हुआ तो स्पीसीज स्पेसिफिक के लिए होता है, ये मैंने आपको बताया था। और नैग और गाल्ट का एसोसिएशन भी स्पीसीज स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए होता है। तो इसको भी मैं लिख दूं, स्पीसीज स्पेसिफिक, या मैं एक मिनट इसको, चलिए ठीक है, स्पीसीज स्पेसिफिक रिएक्शन। लेकिन इसका एक और फंक्शन होता है। ये क्या करता है? प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी। ये सब ना पॉलीस्पर्मी को भी रोकते हैं। अब कैसे ये पॉलीस्पर्मी को रोकते हैं? पॉलीस्पर्मी का मतलब क्या होता है? एंट्री ऑफ मोर देन वन स्पर्म।
ठीक है, अगर एक से ज़्यादा स्पर्म एंटर कर गए तो इसको हम पॉलीस्पर्मी कहते हैं। ठीक, और ये नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि एक से ज़्यादा स्पर्म अगर एंटर कर गया तो जो क्रोमोसोम है उसकी प्लॉइडी चेंज हो जाएगी और इस तरीके से एक सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो पॉलीस्पर्मी नहीं होनी चाहिए। पॉलीस्पर्मी को रोकता कौन है? यही सब रोकते हैं। जोना पेलुसिडा ही लेयर जो है ना वो पॉलीस्पर्मी को रोकती है। कैसे? अब इसको पहले हम देखेंगे, पहले इसको समझते हैं। इसको समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने कहा था कि इसके अंदर मान लीजिए इसका ये न्यूक्लियस है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, प्रो न्यूक्लियस, और इसी के अंदर मैंने बताया था कि कुछ इस तरीके से ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हमने कहा था कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। क्या नाम दिया था? दिस इज द कॉर्टिकल वेसिकल्स। ये बात सबको एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। हमने कहा था ये कॉर्टिकल वेसिकल्स हैं। दिस इज द कॉर्टिकल वेसिकल्स। इस कॉर्टिकल वेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बेसिकली क्या होते हैं? दैट इज एन गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। कैसे एंजाइम होते हैं? गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। बस मैं लिख दे रही हूँ एन गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। अभी ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये आपको रिटन टाइप में भी आ सकता है। अच्छा, इसके बाहर कुछ मेम्ब्रेन तो डिजॉल्व हो चुकी है। हमने कहा था कोरोना रेडिएटा प्रेजेंट है। मान लीजिए ये कोरोना रेडिएटा लगभग डिजॉल्व हो चुकी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी कोरोना रेडिएटा भी पड़ी हुई है ना? डिजॉल्व तो हुई है लेकिन थोड़ी थोड़ी पड़ी हुई है। और इसके बीच का स्पेस मैंने कहा था, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा के बीच का स्पेस हमने कहा था दैट इज द पेरीविटेलाइन स्पेस। इसको हमने क्या कहा था? पेरीविटेलाइन स्पेस। यहाँ तक सबको समझ में आ चुका है तो आगे से चलते हैं। ठीक, ये पूरा का पूरा हमने आपको बताया हुआ था। अभी क्या होता है, कैसे पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट होता है? तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, इसको बनाने के बाद हेडिंग डालेंगे प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी या फिर कॉर्टिकल रिएक्शंस। तो मैं इसको आगे लेके चल रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी। ठीक, पॉलीस्पर्मी इसको कहेंगे, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग कॉर्टिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कॉर्टिकल रिएक्शन। अब देखते हैं एक्चुअली में पॉलीस्पर्मी क्या है। एंट्री ऑफ मोर देन वन स्पर्म इज कॉल्ड एज पॉलीस्पर्मी। और एक से ज़्यादा स्पर्म नहीं पहुंचना चाहिए, इसको तो रोकना है ना? इसको रोकना है। अब क्या होगा देखिए, एक से ज़्यादा स्पर्म नहीं पहुंचना चाहिए। और यहाँ पे क्या क्या होता है, तो सपोज करिए कि ये है ओवम। इसको देखिए, प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी को पढ़ने के लिए यहाँ पे दो तरीके के रिएक्शंस होते हैं। एक होता है फास्ट ब्लॉक, ठीक, और दूसरा क्या होता है? स्लो ब्लॉक। ठीक है, जो फास्ट ब्लॉक होता है इट इज ड्यू टू सोडियम आयन एंड स्लो ब्लॉक इज ड्यू टू कैल्शियम आयन। और स्लो ब्लॉक को ही एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग कॉर्टिकल रिएक्शन का सहारा लेते हैं। कॉर्टिकल रिएक्शन एक्चुअली इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, कॉर्टिकल रिएक्शन यहीं पे। अब देखिए इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा कैसे पॉलीस्पर्मी रुकती है। सपोज करिए कि ये है सेकेंडरी oocyte, तो मैं सेकेंडरी oocyte को इस तरीके से बना दे रही हूँ फॉर द ईज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे मैं सर्कुलर ना बना के इस तरीके से बना रही हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, ये इसकी उलेमा है। ठीक है, उलेमा है, ओके। और जब ये उलेमा है तो इस कोई भी मेम्ब्रेन के की जो वो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अंदर क्या होता है, अंदर चार्ज कितना होता है हमें पता है, ये माइनस होता है।
और बाहर प्लस, तो अंदर का चार्ज माइनस का मतलब कितना, -70 होता है ना। तो बाहर प्लस है और अंदर क्या है, माइनस है, क्योंकि बाहर सोडियम आयन ज़्यादा होता है और अंदर अंदर क्या ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें, फॉस्फेट हैं, और अंदर का जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव है। ये हम लोग नर्वस सिस्टम में पढ़ते टाइम पढ़े थे, ठीक है। जैसे ही ध्यान से समझिएगा, जैसे ही स्पर्म इस तरीके से इस मेम्ब्रेन को टच करता है, बात को अच्छे से समझिएगा, ऊलेमा को टच करने की कोशिश किया स्पर्म का हेड, वैसे ही यहाँ पे सोडियम आयन चैनल खुल जाते हैं। क्या होता है, सोडियम आयन चैनल खुल जाते हैं, और जब सोडियम आयन चैनल खुल गए तो ये सोडियम इनफ्लक्स होना शुरू हो जाता है। क्या होता है, सोडियम आयन अंदर आना शुरू हो जाएगा। जब सोडियम आयन अंदर आना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। और अगर डीपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो गया, और मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो जाएगा तो ये तो पहुंच जाएगा, जब तक मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा तब तक ये वाला स्पर्म अंदर आ जाएगा। जो ये था सोडियम आयन चैनल के खुलने और मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होने तक के ड्यूरेशन में ये स्पर्म अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला स्पर्म अंदर आ गया तो ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो गया, दिस विल नॉट अलाउ अनदर स्पर्म, ठीक है ना, दूसरा स्पर्म इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा ड्यू टू द चेंज इन मेम्ब्रेन। पानी गिर गया ड्यू टू चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया कि जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जैसे ही सोडियम आयन यहाँ पे स्पर्म इसको पेनिट्रेट किया तो तुरंत से यहाँ पे क्या हो गया, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो गया, और मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, दिस विल नॉट अलाउ another this will not allow entry of another sperm, ठीक है। अगले स्पर्म को यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी और ये ब्लॉक हो जाएगा एक तरीके से। इसी को हम लोग कहते हैं दिस इज द फास्ट ब्लॉक ड्यू टू द सोडियम आयन, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, एज स्पर्म टचेस द ऊलेमा, ठीक है, जैसे ऊलेमा को टच किया क्या हुआ, यहाँ पे डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो गया, डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे हम कहेंगे कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो गई, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो गई, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होगा, दिस विल नॉट अलाउ एंट्री ऑफ अनदर स्पर्म। मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको समझ में आ गया। तो इसको हम लोग कहते हैं फास्ट ब्लॉक, ओके। तो एक तो तरीका ये है, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि एक साथ कई सारे स्पर्म या हम कह दें कि जैसे, अच्छा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि एक साथ बहुत सारे स्पर्म पेनिट्रेट कर सकते हैं, है ना। लेकिन देखिए उनकी स्पर्म की जो एबिलिटी होती है, पेनिट्रेशन एबिलिटी होती है, सब में एक क्रोमोसोमल या हम कह दें कि सब की जो एक तरीके से मोटिलिटी है वो सेम नहीं होती है, ठीक है। तो एक तो जो फास्ट ब्लॉक है, कोई एक जो स्पर्म है ना वो पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा विग्रस होगा और वो पहले पेनिट्रेट करेगा ऊलेमा को और वो पहले एंटर कर जाएगा, ठीक। लेकिन उसके आसपास सराउंडिंग में बहुत सारे 250 से 200 स्पर्म और पड़े हुए हैं, वो सब भी कोशिश कर रहे हैं लगातार ऊलेमा को पेनिट्रेट करने की। तो पहली चीज़ तो ये है। लेकिन यहाँ पे कभी कभी प्रॉब्लम हो भी सकती है, हो सकता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल इतना जल्दी ना चेंज हो पाए, तब तक दूसरा स्पर्म एंटर कर जाए। लेकिन उस वक्त क्या होता है, ये जो स्लो ब्लॉक है ना वो एक दूसरे तरीके से प्रिवेंशन करता है पॉलीस्पर्मी का। ये कैसे होता है इसको देखते हैं ध्यान से। इस वाले डायग्राम में आइए, इसी वाले डायग्राम में चलते हैं। अब इस वाले डायग्राम में देखिए, स्लो ब्लॉक को मैं यहीं पे
वो कर दे रही हूँ। अब मैं इसके चारों तरफ एक जोना पेलुसिडा की लेयर बना दे रही हूँ, जोना पेलुसिडा की लेयर बना दे रही हूँ। दिस इज द जोना पेलुसिडा। और जोना पेलुसिडा के ऊपर क्या प्रेजेंट है, मैं 2 रिसेप्टर दिखा दे रही हूँ। एक तो है नैग, ठीक है, और एक वाला रिसेप्टर है ZP3, ठीक। ZP का मतलब ये जोना पेलुसिडा है। और इसके बाहर स्पेस क्या है, इसके बाहर है पेरीविटलाइन स्पेस। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। क्या हुआ, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे ही स्पर्म ने इसको पेनेट्रेट किया, ठीक है ना, ऊलेमा को पेनेट्रेट किया, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हुआ, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। सोडियम आयन अंदर आना स्टार्ट हुआ और उसकी वजह से कैल्शियम, यहाँ पे कैल्शियम गेट भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम गेट। ये कैल्शियम गेट है, तो कैल्शियम आयन भी अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। ये है कैल्शियम VGIC। कैल्शियम VGIC का मतलब कैल्शियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। जब कैल्शियम आयन अंदर आना स्टार्ट होगा, तो आपको मैंने नर्वस सिस्टम पढ़ाते टाइम भी बताया था कि कैल्शियम आयन जनरली जितने भी वेसिकल्स हैं उनके फ्यूजन को प्रमोट करते हैं। साइनेप्स पढ़ाया था ना मैंने, तो जब मैंने साइनेप्टिक वेसिकल आपको पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि कैल्शियम आयन क्या करते हैं कि जो साइनेप्टिक वेसिकल है उनके कोलिजन को प्रमोट करेंगे। जब ये यहाँ पे क्या करेगा कैल्शियम आयन, इनके कोलिजन को प्रमोट करेगा, किसके, कॉर्टिकल वेसिकल्स का कोलिजन होने लग जाएगा। जब कॉर्टिकल वेसिकल्स कोलाइड होने शुरू होगा, तो ये क्या करेगा, ये जो है यहाँ से ये ग्रेन्यूल्स बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, ये मेम्ब्रेन फट जाएगी और मेम्ब्रेन फ्यूज होने के बाद ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बाहर निकल के आ जाएंगे। अब जब कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बाहर निकल के आ गया, तो क्या प्रेजेंट है इसमें, कॉर्टिकल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और वो एंजाइम क्या है, एन गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। ध्यान से देखिए, एन गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। अब चलिए देखिए, किसी को याद है क्या, किसी को याद है जब मैंने आपको पढ़ा रही थी बायोमोलिक्यूल, तो मैंने नैग का फुल फॉर्म क्या बताया था, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामिन या फिर एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एन नैग है वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन नहीं है, ये गैलेक्टोसामिन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अरे सॉरी 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 सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आई एम लिटरली सॉरी। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है और ये ग्लूकोसाइडेज एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है, ग्लूकोसाइडेज। और ये भी ना एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन ही है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि जैसे ही कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स आपस में फ्यूज करना शुरू हुए, तो ये एंजाइम यहाँ पे रिलीज हो गया। कौन सा एंजाइम रिलीज हुआ, जल्दी से बताएंगे आप। ये एंजाइम यहाँ पे रिलीज हो गया, कौन सा एंजाइम, दैट इज द ग्लूकोसामिन एंजाइम, ग्लूकोसाइडेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, ग्लूकोसाइडेज एंजाइम। जैसे ही एंजाइम यहाँ रिलीज होता है ना, वो क्या करता है, फटाफट से जितने भी नैग और ZP3 यहाँ पे ऐसे लगे हुए हैं, मैं दूसरे कलर से बना दे रही हूँ, वो क्या करते हैं, नैग और ZP3 को यहाँ से हटाने का काम करते हैं, डिजॉल्व कर देते हैं। नैग और ZP3 को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। क्या करते हैं, ये एंजाइम इसको यहाँ से कट करके रिमूव कर देते हैं। बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन समझने की कोशिश करिए। ये जैसे ही कॉर्टिकल रिएक्शन हुआ, कॉर्टेक्स मतलब कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स आपस में फ्यूज किए, तो मेम्ब्रेन रप्चर हो गई और ये एंजाइम यहाँ पे रिलीज हो गए। और एंजाइम जब रिलीज हो गया, तो वो नैग को रिमूव कर देने का काम करते हैं। जनरली ZP3 और नैग दोनों को रिमूव करते हैं। अब क्या हुआ, अब ना जोना पेलुसिडा से सारे के सारे नैग को हटा दिया। हम कहते हैं लार्ज अमाउंट में ना यहाँ पे एंजाइम रिलीज होता है और सारे के सारे नैग और जो ZP3 को यहाँ से रिमूव कर देता है। जब सारे के सारे नैग और ZP3 विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, तो जोना पेलुसिडा के ऊपर कोई रिसेप्टर ही नहीं है। अब क्या होगा, कोई और स्पर्म आने की कोशिश भी करेगा तो उसको दिखेगा ही नहीं कहीं पे रिसेप्टर। बात समझ में आ रही है, उसको रिसेप्टर कहीं पे दिखेगा ही नहीं, तो फिर पॉलीस्पर्मी रुक जाएगी, वो स्पर्म चला जाएगा, भाई यहाँ पे तो कोई रिसेप्टर है ही नहीं, या फिर मेम्ब्रेन अलाउ ही नहीं करेगी इसको। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये सारी चीज़ें हैं। देखिए ये है स्लो ब्लॉक, ये थोड़ा सा लेट होता है, पहले फास्ट ब्लॉक होता है
फिर स्लो ब्लॉक होता है। तो स्लो ब्लॉक में आप इसको लिख सकते हैं, स्लो ब्लॉक में लिख सकते हैं ड्यू टू द कैल्शियम आयन कॉर्टिकल रिएक्शन। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एज स्पर्म पेनिट्रेट्स उलेमा, ठीक है। आगे लिखेंगे कैल्शियम आयन इनफ्लक्स कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स कोलॉइड्स या कॉर्टिकल वेसिकल्स है ना, ये कॉर्टिकल वेसिकल्स कोलॉइड्स ऑन उलेमा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी। ज़्यादा बहुत लिखा नहीं रही हूँ, बस आप समझ जाइए। मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, रप्चर, कॉर्टिकल एंजाइम्स रिलीज हो जाएंगे, रिलीज आउटसाइड। जब ये बाहर की तरफ रिलीज हो जाएंगे, बाहर की तरफ रिलीज हो जाएंगे तो क्या होगा, ग्लूकोसाइडेज एंजाइम, लिख लीजिए ग्लूकोसाइडेज एंजाइम रिमूव नैग एंड ZP3, ठीक है, नैग एंड ZP3। ये नैग और ZP3 को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे एंड दस प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी, ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाएगा, पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट हो जाएगा। तो ये मैंने उस दिन मैं नहीं पढ़ाई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको बता दूं कि देखिए जूना पेलिसिडा एक इतनी इम्पॉर्टेंट लेयर है कि जूना पेलिसिडा जो है वो स्पीसीज स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए, और आगे जब अभी हम लोग इम्प्लांटेशन तक पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे देखेंगे कि इम्प्लांटेशन को ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने से भी रोकती है जोना पेलिसिडा लेयर। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, इसका फंक्शन लिख देती हूँ अभी, फंक्शन ऑफ जोना पेलिसिडा। पहले मैं यहीं पे लिख दूं, बस केवल फंक्शन ना लिख के जोना पेलिसिडा के बारे में लिख दे रही हूँ थोड़ा सा। तो आप लिखेंगे इट इज एन ग्लाइकोप्रोटीनिशियस लेयर, और एक ग्लाइकोप्रोटीनिशियस लेयर है फॉर्म प्राइमरी मेम्ब्रेन ऑफ oocyte या सेकेंडरी oocyte की प्राइमरी मेम्ब्रेन है ये। सीक्रेटेड बाई, कहाँ से सीक्रेटेड होती है, मैंने कहा था प्राइमरी मेम्ब्रेन जनरली किससे सीक्रेट होती है, तो वो होती है सीक्रेटेड बाई सेकेंडरी oocyte इटसेल्फ, मतलब या तो फिर ओवम आप कह लीजिए, ये ओवम ही प्राइमरी मेम्ब्रेन को ओवम ही सिक्रीट करता है। सेकेंडरी मेम्ब्रेन कोरोना रेडिएटा बताया था, उसको ओवरी सिक्रीट करती है। और अगर बहुत सारे एनिमल हैं जहाँ पे टर्सरी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जैसे बर्ड हो गया, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की जो शेल प्रेजेंट होता है, उसको फिर ओविडक्ट रिलीज करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, एग मेम्ब्रेन के बारे में अभी बता भी दे रही हूँ। तो सीक्रेटेड बाई, अच्छा मैंने बताया था शायद, सीक्रेटेड बाई सेकेंडरी oocyte। अच्छा इसके फंक्शंस देख लें, इसके फंक्शन क्या है, तो 3 फंक्शन plays important role in species specification, ठीक। दूसरा क्या है, plays important role in prevention of polyspermy, और थर्ड थिंग क्या है, दैट इज प्रिवेंट्स एक्टोपिक ट्यूबल प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रोकना। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है प्रेगनेंसी अदर देन या इम्प्लांटेशन अदर देन यूट्रस, दैट इज इन यूट्रस के अलावा और कहाँ हो ही सकता है, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब।
तो अगर यूट्रस के अलावा कहीं और प्रेगनेंसी हो जा रही है, जनरली चांसेस कहाँ होते हैं, फेलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांटेशन हो जाए, इसको हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो जोना प्लेसिडा क्या करती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रोकती है। इसके अलावा ये पॉलीस्पर्मी को भी प्रिवेंट करती है और मोनोस्पर्मी को प्रमोट करती है। पहले अब भाई पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट कर रही है, दैट मीन्स कि ये मोनोस्पर्मी को प्रमोट कर रही है। अदर देन दैट इट ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन स्पीसीज स्पेसिफिकेशन या स्पीसीज स्पेसिफाइसिटी। ओके, चलिए अब ये तो हो गया जोना प्लेसिडा। अब यहाँ तक आई थिंक ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट। एक बार इसको समझ लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो ये मैंने आपको बताया था कि एक स्ट्रक्चर, इसके अलावा यहाँ पे जो पॉलीस्पर्मी का प्रिवेंशन है उसके लिए दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने आपको बताया, एक फास्ट ब्लॉक और एक स्लो ब्लॉक। फास्ट ब्लॉक जो है सोडियम आयन की वजह से होता है, स्लो ब्लॉक जो है वो कैल्शियम आयन की वजह से होता है, और इसी को हम लोग कॉर्टिकल रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक बार इसको देख लीजिए फिर आगे चलते हैं। अब आगे चलते